सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करना तो सबको। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, हम लोग पिछले क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लिए थे। नॉर्मल हो गया था, टेंशन हो गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया था, और हम लोग कुछ कुछ का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान से समझना। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, एक हम सिंपल सा कंडीशन लेते हैं कि ये पुली है, एक इधर मास है m1 और एक इधर मास है तुम्हारा m2। ठीक है, इस पूरे पिक्चर में कितना धागा दिख रहा है बताओ तो, इस पूरे डायग्राम में। एक धागा तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक है कंटिन्यूस, और एक धागा यहां से यहां तक है। ठीक है, यानी कि ये भी एक धागा है, और यहां से जो कनेक्टेड है ये भी एक धागा है, यानी यहां पर दो धागा है। ठीक है, तो इस धागे में थ्रू आउट ये कंटिन्यूअस है, तो इस पूरे धागे में टेंशन सेम रहेगा, दोनों में T1 T1 मान ली। और इस धागे में टेंशन T1 ही होगा कि अलग टेंशन होगा, कोई अलग होगा। ठीक है, तो इस धागे में हम लोग मान लिए T2। अब रहा, हाँ, अब रहा बात फ्री बॉडी डायग्राम का। तो देखो M1 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो T1 ऊपर होगा और इसका M1G नीचे होगा। जब इस M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो T1 ऊपर होगा और M2G नीचे होगा। ठीक है, अब रहा बात इस पुली का। ठीक है, कि पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इस पुली का डायग्राम बनाने के लिए समझना, ध्यान से समझना। देखो, जितना धागा पुली में लपेटा हुआ है, कितना धागा लपेटा हुआ है, तो बोल सकते हैं यहां से धागा यहां तक पूरा धागा लपेटा हुआ है, यहां से यहां तक। तो जितना धागा लपेटा हुआ है उसको पुली के साथ ही छोड़ दो। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ठीक है, कि ये वाला जो धागा होगा, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो धागा होगा, वो पुली को किधर ऊपर धकेल रहा होगा कि नीचे खींच रहा होगा, ये बताओ। नीचे खींच रहा होगा, तो सिंपल, जिधर धागा उधर टेंशन, तो धागा इसका नीचे है तो इधर हो गया T1। इस पॉइंट पे भी धागा नीचे, इधर हो गया T1। अब इस सेंटर वाले पॉइंट पर ये बताओ टेंशन नीचे होगा कि टेंशन ऊपर होगा? ऊपर होगा, बस T2। और हम लोग पढ़े हैं कि ये आइडियल पुली का मास कितना होता है? 0। ठीक है, कोई मास नहीं। जैसे आइडियल स्ट्रिंग पढ़े थे ना, उसी तरीके से आइडियल पुली का मतलब मास 0। जैसे आइडियल स्ट्रिंग पढ़े थे मास 0, तो आइडियल पुली का भी मास 0। ठीक है, ये सब याद रखना। ठीक है, तो इसलिए हम नीचे कुछ M1G वगैरह MG कुछ नहीं बनाए। ठीक है, इसको उतारो बढ़िया से।
कौन सा, पुली वाला? देखो पुली वाला ध्यान समझना, हमेशा याद रखना, पुली में जितना धागा लपेटा हुआ होगा वो धागा उसी पर लपेटे छोड़ देना। जैसे कि हम यहां से देखें कितना धागा लपेटा होगा, तो यहां से लेकर यहां तक धागा लपेटा होगा, तो वो धागा यहीं से यहीं तक छोड़ दिए। अब इस पॉइंट पर इधर वाला जो धागा होगा वो किधर खींच रहा होगा, पुली को नीचे खींच रहा होगा, जिधर धागा उधर टेंशन, नीचे टीबल। इधर वाले पॉइंट पे किधर धागा है, नीचे, तो नीचे टीबल। और एक धागा यहां से है लपेटा हुआ, ऊपर की ओर धागा लटका हुआ, तो यहां पर धागा किधर है, ऊपर, इसलिए ऊपर बना लिया T2। ठीक है, अब तुमको हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, पुली का मतलब सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, पुली पुली का कोई मास है, देखो तो। आइडियल पुली का मास कितना होता है, 0। तो जब मास 0 तो काहे का mg रहेगा, फिर कोई mg नहीं। ठीक, चलो, ये पुली P1, पुली P2 और ये M1 M2। एक काम करो, मेरे को सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ, M1 का, M2 का, P1 का, P2 का, सबका। चलो ट्राई करो। और सारा आइडियल पुली है। नहीं, यहां से तो ठीक है। बाकी लोग का भी ब्लर आ रहा है क्या? क्लियर आ रहा? हम्म। बन गया ना, ठीक है, सबको बनाने दो, 1 मिनट देते हैं समय, सब बना बढ़िया से, गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, और हम अभी भी बता रहे हैं, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, उसको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये गारंटी है मेरे तरफ से। बस खाली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाओ। बाकी एससी बनाओ, क्वेश्चन वर्बली बना के दिखवा देंगे तुम लोग को, खाली फ्री बॉडी डायग्राम सीखो अच्छे से। बन गया। चलो देखो ध्यान से, हाँ, सबसे पहले यहाँ कितना धागा दिख रहा है, अच्छे से गिन के बताओ। एक देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरा कंटिन्यूअस है, तो इसमें मान लेते हैं T1, 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 तुम लोग T2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक धागा यहां से यहां तक है, ये T2, और एक धागा यहां से यहां तक है T3। ठीक है, M1 का बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आराम से बना सकते हो, T2 ऊपर, M1G नीचे। M2 का भी आराम से बना सकते हो, T1 ऊपर, M2G नीचे। अब रहा बात P1 का। ठीक है, तो सबसे पहले P1 का बनाते हैं। धागा कहां से कहां तक लपेटा हुआ है, बस यहां से थोड़ा हल्का से यहां तक, पूरा आधा तो लपेटा हुआ होगा नहीं। ठीक है, अब तुम लोग बनाए कैसे और हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान से समझना। ये धागा कुछ इस तरफ है P1, और वो भी धागा कुछ उस तरफ है,
T1 और ये वाला धागा किधर है, नीचे। कोई ऐसा बनाया कि ये दोनों ऊपर कर दिए, देखो तो, मैच करो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहना, यानी सिंपल लॉजिक लगाना। जिधर स्ट्रिंग का डायरेक्शन होगा, स्ट्रिंग का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो टेंशन इस तरफ होगा, बात खत्म। अब P2 का अगर हम सिंपल बनाए, ठीक है, उतना देखना नहीं, ये धागा किधर है, इस तरफ है, तो एक टेंशन इधर होगा और वो टेंशन कितना होगा, T1। एक धागा किधर है, इधर। यानी सिंपल समझना, जिधर टेंजेंट बन रहा है ना, ये धागा देखो, एक सर्कल का टेंजेंट बनता है हमेशा, तो उधर ही तुमको बनाना है टेंशन। और एक टेंशन किधर है, ऊपर। देखो सही हुआ सबका, देखो तो, मैच करो। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, अब और एक चीज सिखाते हैं। अब हम लोग पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए। अब हाँ, नीचे होगा ना धागा, देखो किस साइड था, P1 पर धागा किस साइड है, देखो बीच वाला, ऊपर था कि नीचे था, धागा किस तरफ था, तो बस T2 नीचे होगा। ठीक है, अब एक चीज, जैसे ये क्या क्या बोले, M1 पर, हाँ 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 हाँ, ये वो T2 वही वाला होगा। ठीक है, देखो, अब देखो, अभी तक जितना पुली पढ़े सब लटका हुआ था, हवा में लटका हुआ था। अब हम लोग को ये पढ़ना है, व्हेन पुली इज अटैच्ड टू वेज। वेज का मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन या कोई भी मतलब शेप टाइप का, जैसे ये वेज है इंक्लाइंड प्लेन, ये भी एक वेज है। ठीक है, तो हम जब फिगर बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा, उसको वेज बोलते हैं। ठीक है, वेज और बॉक्स। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा कि करना क्या है। मान के चलो कि ये ग्राउंड में एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, इसको वेज बोला जाता है। ठीक है, ये M1, ये M2, यहां पर एक पुली अटैच्ड है इस टाइप से, इसी वेज से, और M3। ठीक है, तो M1 ये वेज है पूरा, उस पे पुली अटैच्ड था इस टाइप से, इधर M2 इधर M3। तो इसमें क्या याद रखना है, जब पुली किसी वेज से अटैच्ड है, तो जब हम वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पुली को साथ में रखना है। यानी कि while drawing FBD, don't, या इसको ऐसा लिखो, while drawing FBD just draw the pulley with the wedge। यानी कि उसको वेज से कभी अलग नहीं करना, डिटैच नहीं करना है, उसको हमेशा पुल इसके वेज के साथ ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमको ये बनाने आए, ठीक है, अच्छा यहां कितना धागा है, एक ही है ना ये, अरे कभी ये धागा हो सकता है, ये धागा में से खड़ा रह जाएगा पुली, बताओ तो जरा। ये धागा नहीं है, इसको बोला जाता है क्लैंप। नाम भी सुने होगा कि यहाँ जी क्लैंप, क्या क्या क्या, नहीं एकदम नहीं मानना है, ये धागा हो ही नहीं सकता, इसको बोला जाता है क्लैंप। जैसे लोहा का क्लैंप देते ना, कि कहीं पर ऐसे क्लैंप दे के यहाँ पर पुली अटैच कर दिए, तो वो क्लैंप बोला जाता है इसको। इसको धागा ट्रीट नहीं करना है, धागा ये वाला है, यहां से यहां तक। ठीक है, आगे हम समझाएंगे कि क्लैंप पे भी कितना फोर्स लगता है, वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमको जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सिंपल, इस धागे में टेंशन T1, इसमें भी T1, क्लैंप में कोई बात नहीं करना है अभी, क्योंकि क्लैंप इसलिए नहीं बात करना है क्योंकि क्लैंप किसके साथ अटैच्ड है, M1 के साथ अटैच्ड। ठीक है, अब अगर हम M3 का बनाए, अच्छा M3 का बना लोगे कि बनाना पड़ेगा, ये बताओ। बना लेंगे M3 का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब M2 का हम थोड़ा बना के दिखाते हैं, ये भी बना ही लोगे वैसे।
टेंशन ऊपर होगा T1। और कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, M2G। और बताओ, नॉर्मल किधर, ऊपर या थोड़ा एंगल पे होगा? एंगल पर होगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। सबसे इंपॉर्टेंट अब आते हैं वेज बनाने का। वेज का मतलब अगर M1 का हम बनाए तो देखेंगे पुली किसके साथ अटैच्ड है, M1 के साथ, तो इस पुली को भी बना लेना है। अब एक एक करके, ठीक है, कि कितना फोर्स लगने वाला है। तो सबसे पहले इसका तो एक M1G नीचे लगेगा ही लगेगा। नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा M1 पर? कितना कितना, 1 2 3, कितना? 2 लगेगा। M1 कितने के साथ अटैच्ड है, M2 के साथ और ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड वाला नॉर्मल लगाएगा ऊपर, N2, इसको N1 मानते हैं। और एक और नॉर्मल लगेगा यहां पर, क्योंकि यहां भी कांटेक्ट में है। किधर लगेगा, ऊपर के साइड लगेगा कि नीचे के साइड लगेगा? नीचे के साइड। और इसका वैल्यू कितना होगा, N1 ही होगा। हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, ये बना लिए। अब समझ रहे ध्यान से, हाँ, कि अब ये M1 और पुली साथ में अटैच्ड बनाए हम, ठीक है। अब इस पुली पर बताओ, ए पुली पर धागा लपेटा हुआ है, तो सिंपल हम बोलेंगे उस पुली पर 2 धागा लपेटा हुआ, एक इधर और एक इधर। तो हम सिंपल बनाएंगे, एक टेंशन इस तरफ होगा जिधर धागा है, इधर T1, और एक धागा नीचे होगा T1। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? पुली का पहले ही सीख लिए थे कैसे बनाना है। बस इसमें एक नया कंसेप्ट खाली हम क्या डालें कि कभी भी पुली अब किसी वेज के साथ अटैच्ड होगा, और उसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पुली को साथ में रखना, दोनों भाई भाई हमेशा साथ रहेगा। बस पुली का भी फ्री बॉडी जो भी फोर्सेस लगेगा वो भी ड्रॉ कर देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलो। तो एक काम करो, समझो, हाँ ध्यान से। अ, जैसे हम बताते हैं एक सिंपल सा चीज, जैसे कि अगर ये पेन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बोले तो तुम क्या फोर्स बनाओगे? अगर मान के मेरे हाथ में रखा हुआ है, तुम कौन कौन सा फोर्स ड्रॉ करोगे? mg। फिर हम बोलेंगे अरे फिर ये तो कैप तो जुड़ा हुआ था, दोनों कांटेक्ट में था, तो इसका नॉर्मल क्यों नहीं ड्रॉ किए? फिर क्या बोलोगे तुम लोग? तो अटैच था मतलब कि जितना नॉर्मल ये इस पे लगाएगा उतना ही नॉर्मल ये इस पे लगाएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल मारेगा कि नहीं मारेगा, ये बताओ? मारेगा। इसीलिए जब हम किसी बॉडी का बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरा बॉडी का फ्री बॉडी है तो नॉर्मल ऊपर mg लग जाए, लेकिन हम मेरे बॉडी में 2 एटम्स होगा, उन दोनों एटम्स के बीच न्यूक्लियर फोर्सेस, बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, तो उसको क्यों नहीं ड्रॉ किए? क्यों? क्योंकि उस बॉडी का इंटरनल फोर्सेस है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसका और इसका इकट्ठा बनाए तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इसका अपना अंदरूनी फोर्स हो गया, उसको ड्रॉ नहीं करना है। मान के चलो कि अगर हम M2 और M1 का इकट्ठा बनाते, फोर्स इकट्ठा, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम इकट्ठा बनाएंगे, तो M2 और M1 के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बताना जरा? नॉर्मल N1, तो उस N1 को ड्रॉ नहीं करते हम। लेकिन जब उसको अलग अलग बनाते, अगर पुली को अलग बनाते और इसको अलग बनाते, तब हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला जो फोर्स था क्लैंप वाला फोर्स बनाना पड़ता। तो इसीलिए हम यहाँ दिमाग क्या लगाएं कि एक काम करो, वहां क्लैंप में कितना फोर्स लग रहा है, इसलिए उसको अभी छुपाने के लिए हम क्या किए कि दोनों को हम एक साथ रखे। तो मेरा एक काम मतलब आसान हो गया कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है उनको निकालने का जरूरत ही नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या दोनों में सेम लगाना देना मतलब? एक काम करो, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? ये वेज लगा रहा है इस पे कि अर्थ लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है ना। तो बताओ mg इन दोनों का आपसी फोर्स है कि mg कोई बाहर से लगा रहा है, ये बताओ? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है ना। तो इसका तो कोई मास है नहीं, इसलिए उसका mg कुछ बना ही नहीं, लेकिन इसका कुछ मास था इसलिए उसका mg बना है। समझे? है ना। चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा, है ना। और चीजों को एकदम समझो अच्छे से, ज्यादा
हम अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहे क्योंकि धीरे धीरे हम समझा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे समझते जाओगे तो अब आगे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वो क्लैंप खोलेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तुरंत क्लैंप खोल देंगे ना तो फिर बस ऊपर से पार हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए धीरे धीरे अभी क्लैंप रहने देते हैं, फिर अभी पढ़ेंगे, एक दो क्लास के बाद वो क्लैंप खोल देंगे, फिर बोलेंगे देखो ये क्लैंप में ये फोर्स था, ठीक है। चलो इतना चीज सीख गए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना, ठीक है। ये कौन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, उसके लिए तो अलग से चैप्टर पढ़ना हम लोग को, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो इतना नेग्लिजिबल होता है जैसे कि हम और इस पेन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको रख भी दिए पर फिर भी पास नहीं आ रहा है, ट्रैक तो कर ही रहना, लेकिन वो इतना कम फोर्स होता है सब। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कि वीकेस्ट फोर्स है? सब पढ़े होगे जी। वीकेस्ट फोर्स है, इसलिए यहाँ पर वो फोर्स बनाते नहीं हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब ये हो गया पूरा बेसिक, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम पूरा बेसिक चीज हो गया, यानी ये आना ही चाहिए, ये अगर नहीं आएगा तो पूरा मैकेनिक्स मतलब क्या, अभी आगे जाके 5-6 चैप्टर पूरा पूरा पढ़ेंगे, वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिसको फ्री बॉडी डायग्राम एकदम समझ में आ गया उसको आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले चीज, हाँ बोलो बोलो। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में। समझना ध्यान से कि अगर इसका मास अर्थ का कैपिटल एम है और इसका स्मॉल एम है, ठीक है। वैसे बहुत सारा है, सब एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, लेकिन यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहे हैं mg, वो सिर्फ अर्थ का बात कर रहे हैं और किसी का नहीं। तो यहाँ क्या है कि अर्थ इस पे जो फोर्स लगाता है वो हमेशा mg जो लगाता है, m इंटू जी, वो हमेशा सेंटर टू अर्थ लगाता है। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये इस पर mg लगा रहा है तो ये छोटा वाला अर्थ पे भी फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ एकदम एग्जैक्ट बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट। तो ये अर्थ भी इस पे फोर्स लगाता है, और कितना लगाएगा? कैपिटल एमजी कि स्मॉल एमजी? स्मॉल एमजी जी, स्मॉल एमजी, न्यूटन थर्ड लॉ। समझ में आया है ना? तो इसीलिए हम लोग जब उसका बनाते हैं तो उसका एमजी बना लेते हैं, लेकिन जब इसको पूरे को कंसिडर किया जाए पूरा, अगर इसको पूरा सिस्टम ही मान लेंगे तो ये दोनों उसका आपस में फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ उतना दिमाग नहीं लगाना, अभी सिंपल हम लोग बोलेंगे कि किसी भी बॉडी पर, क्या बोल रहे हो? कैपिटल एमजी नहीं बनेगा जी। कैपिटल एमजी क्यों बनाओगे तुम? ये जी किसका है, ये जी किसके लिए, किसका है ये? अर्थ का है। तुम्हारा जी थोड़ी ना जो तुम अर्थ पे लगा दोगे। ये जी अर्थ का है, तो अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगाया। मान के चलो मेरा 60 kg है, जी का वैल्यू 10 है तो 600 न्यूटन अर्थ लगाया। अब तुम बोल रहे कि हम अर्थ पे लगा रहे हैं कैपिटल एम जी, तुम समझ रहे हो तुम अर्थ पे कितना का बात कर रहे हो? कितना होता है इसका मास? बहुत ज्यादा होता है ना, तो मुआस पे उतना थोड़ी ना लगा सकते हो। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तुम अर्थ पे भी 600 न्यूटन ही लगाओगे, लेकिन अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। तो कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ भी देता है कि अर्थ भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है और हम भी अर्थ पे उतना फोर्स लगा रहे हैं, एकदम फोर्स बराबर हो गया। तो अगर हम ऊपर उछलते हैं, ठीक है, तो हम ही नीचे क्यों आते हैं, अर्थ क्यों नहीं ऊपर आ जाता है, जबकि दोनों फोर्स बराबर लगा जा रहा है? क्या रीजन दोगे इसका? उसका मास बहुत ज्यादा है जी, इतना ज्यादा है कि हम उतना, वो मेरे ऊपर उतना फोर्स लगा दिया तो हम तो तुरंत नीचे आ गए, लेकिन उतना ही फोर्स हम अर्थ पे भी लगा रहे हैं पर उसका मास इतना हैवी है कि वो हिलेगा भी नहीं। समझ में आया? तो ये रीजन देना है इसे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब क्वेश्चंस का बात होगा। ये तो हो गया पूरा बेसिक, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए, ठीक है। और धीरे धीरे और कंसेप्ट क्लियर होगा, एक बार में कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, धीरे 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 आराम से सीख जाओगे, ठीक है। अब फिजिक्स में अगर बात किया जाए, बॉडी इज इन रेस्ट या फिर इक्विलिब्रियम या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी,
ये तीन चीज, रेस्ट, इक्विलिब्रियम या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये कहीं चीज लिखा हुआ है, अ बॉडी इज इन रेस्ट या बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम या बॉडी इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको फिजिक्स के टर्म में क्या बोलोगे? बताओ, कोई कोई बता सकते हो? सब कैंसल हो जा रहा, तो क्या बोलोगे, क्या इक्वेशन में क्या बोलोगे इसको? तो हम ऐसे बोलेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी कि उस बॉडी पर एफ नेट, सब फोर्सेस मिला के जितना फोर्सेस लग रहा है वो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। और ये फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो एकदम वेक्टर के जैसा सॉल्व करेंगे, और वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेट मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकाल के कितना कर देना है? जीरो कर देना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ है और तुमको लग रहा है कि बॉडी रेस्ट पर रहेगा, या बॉडी लिखा हुआ इक्विलिब्रियम में है, या बॉडी लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो समझ जाना है कि वो बॉडी पर नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? जीरो। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है जिससे यूज करके तुम हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, बस पकड़ना कैसे है वो हम बताते हैं। ये सबको क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जैसे कि इसको देखो कैसे लिखा है, इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर, है ना? तो उसको ऐसे समझना कि इक्विलिब्रियम एक टर्म निकाला गया है कि अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स कभी जीरो है, ठीक है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि हर तरफ से इक्वल फोर्सेस है, इसलिए उसका टर्म लिखा गया इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए बोला गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना जी? और तुम लोग एक इक्वेशन पढ़े होगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो जब एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। समझ में आया? और रेस्ट पर है तो इसका मतलब कि उस पर नेट फोर्स जीरो, तभी वो बेचारा रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसीलिए हम सब चीज लिख दिए एक बार में कि क्वेश्चन में रेस्ट लिखा हो, चाहे इक्विलिब्रियम लिखा हो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हो, अपने को बस एक ही चीज समझना है कि उस पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। और ये जो वर्ड है ना, फ्री बॉडी डायग्राम, हम हमेशा बोलेंगे अगले पांच। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। तो तुम एक मिनट समझो, तुम उसको मुक्का मारे, ठीक है, जब मुक्का मारे तब उस पर फोर्स लगाए, तब लगाए, तो जब उस पर फोर्स लगा दिए तो वो फिर मूव किया ना, उसके बाद मूव करने के बाद तुम फोर्स लगा रहे हो उस पर, तो जब फोर्स तुम्हारा जीरो हो गया तो इसलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में जब तुम वो रुका हुआ था और तुम मारे, तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि तुम फोर्स लगाए, और एक बार जब वो मूव कर गया तो तुम उसके बाद छू ही नहीं रहे हो उसको, यानी फोर्स जीरो है, तो इसलिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ में आया? देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनाना है, हम लोग को डील कैसे करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे ईमानदारी के साथ मतलब सोच समझकर हमको एफबीडी बनाना है। ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सेकेंड स्टेप में, ठीक है, करना क्या है, अब तुम्हारे पास केसेस आएगा। क्या केसेस आएगा? पहला केस, ठीक है, एकदम बच्चा वाला केस आएगा कि उस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहा होगा, F1 और इधर F2। इक्वेशन क्या लिखोगे? अगर वो रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, क्या लिखोगे? F1 इज इक्वल टू, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो, या फिर जितना फोर्स इधर उतना फोर्स उधर, तभी इक्वल होगा F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, और क्या केसेस आ सकता है? F1 इधर, F2 इधर, और इस पर F3 इधर। अब क्या इक्वेशन लिखोगे? जैसे ये बॉडी अगर है, इस पे अगर इस तरफ से फोर्स लग रहा है, F1 इधर, F2 इधर, F3 इधर, क्या इक्वेशन लिखोगे? बताओ।
ठीक है, अब समझना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी पर लेफ्ट साइड कौन कौन फोर्स लगा रहा है? F1 और F3, F1 प्लस F3। और राइट साइड कौन फोर्स लगा रहा है? F2। यानी F1 प्लस F3 को कौन बैलेंस कर रहा होगा? F2 बैलेंस कर रहा होगा। सिंपल सा चीज। ठीक, हाँ वो एरो देखना है। ठीक है, यही सब थोड़ा थोड़ा समझदारी रखना है। अब ये केसेस आ सकता है। अब और केसेस क्या आ सकता है कि मान के चलो F1 इधर है, F2 इधर है, F3 इधर है और F4 इधर है। ठीक है, फिर भी इक्विलिब्रियम में है, क्या इक्वेशन लिखोगे? सारा इक्वल नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। इक्वेशन क्या लिखोगे? हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F3। याद करो वेक्टर्स जी, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। F1 इज इक्वल टू F3 इधर बैलेंस होगा, और इधर क्या लिखोगे? F2 इज इक्वल टू F4। ये केसेस आ सकता है। लास्ट में और क्या केस आ सकता है? F1 इधर, F2 इधर और F3 इधर। अब क्या इक्वेशन लिखोगे? याद करो, कैसे बनाते थे इसको? वेक्टर में याद है कैसे बनाते थे? ठीक है, तो याद करो, हम लोग याद करो, परपेंडिकुलर एक्सिस बनाते थे, याद करो। जो एक्सिस, हाँ जो एक्सिस में आता था उसको कुछ नहीं करते थे। किसका कंपोनेंट करना है यहां पर? F3 का। तो मान के चलो ये एंगल वेंगल दिया रहेगा, तो यहां इधर आएगा F3 cos थीटा और इधर आएगा F3 sin थीटा। तो हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे कि F1 को F3 sin थीटा बैलेंस कर रहा है और F2 को F3 cos थीटा बैलेंस कर रहा है। बस हो गया। यानी कि तुम्हारे पास इन्हीं सारे केसेस में एक केस आएगा, सिंपल सा चीज। ठीक है, तो ये हम पूरा ओवरव्यू बना दिए। अब इससे तुम कितना भी क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। बस तुमको करना क्या है कि जब भी ये टर्म लिखा रहे तुमको समझ जाना है कि ये केस होगा। उसके बाद एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाने के बाद इन्हीं सारे केसेस में एक केस होगा और तुमको इक्वेशंस लिखना है। ठीक है, इसको उतारो और हम पहला क्वेश्चन हम खुद बना के दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाया था। पहला क्वेश्चन मेरा, बाकी सारा क्वेश्चन तुम लोग को बनाना। इसको उतारो बढ़िया से पहले। सारा फोर्स इक्वल हो मतलब क्या? मतलब बोलना क्या चाह रहे हो? ये वाला, ये वाला, तो सारा फोर्स इक्वल हो। हाँ तभी जीरो होगा, पर हर समय बराबर नहीं होगा ना। तो हर समय जब बराबर नहीं होगा तब तुमको लिखना होगा ना कि F1 F3 के बराबर होगा, ये पक्का है। और F2 F4 के बराबर होगा। कोई जरूरी नहीं कि F1 और F2 बराबर हो। क्या ऐसा जरूरी है? ये बताओ तुम। नहीं तो बस बस। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक मेथड से अपना चलना है। कोई एकदम इधर उधर शॉर्टकट नहीं, जो समझा एकदम वैसे ही करना है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है,
6 kg 4 kg। ठीक है, यहाँ कितना धागा है ये बताओ। फिर से गिनो, फिर से गिनो, फिर से गिनो। कितना धागा है? 3 धागा है। ठीक है, एक धागा यहां से लेकर यहां तक, एक धागा यहां से यहां तक, और एक धागा यहां से यहां तक, यानी 3 धागा है। इस धागे में T1, इस धागे में T2 और इस धागे में T3। और तुमसे क्वेश्चन बोला है कि T1 T2 T3 सब निकाल के बताओ। ठीक है, और कुछ नहीं बोला, तो अब हम कैसे समझेंगे? क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला। अब तुम समझो, क्या ये सिस्टम मूव करेगा कि रुका हुआ रहेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और प्रैक्टिकली सोचो जरा, क्या ये सिस्टम मूव करेगा कि रुका हुआ रहेगा? इधर 6 kg है, समझना ध्यान से, इधर 6 kg, इधर भारी होगा तो ये नीचे जाना ट्राई करेगा, और 4 kg ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो क्या ये स्ट्रिंग उसको ऊपर जाने देगा कि रोक के रखेगा? रोक के रखेगा। यानी यहाँ कॉमन सेंस काम आता है कि यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो, लेकिन हम यहाँ से सोचे इसको और हमको पता चल गया कि ये सिस्टम रेस्ट पर रहने वाला है। इसमें किसी को डाउट कि कैसे सोचे रेस्ट पर? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकली भी सोचना है कि कैसे रहना है। तो रेस्ट पर पता चल गया, रेस्ट पर है। अब हमको पता चल गया कि रेस्ट पर है, तो हम किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सब पे नेट फोर्स 0 होगा। तो एक एक करके सबसे पहले बनाते हैं 6 kg का। T1 ऊपर, और mg डायरेक्ट 60 लिखते हैं, 6 इंटू 10, इसका बना दिए। 4 kg का बनाते हैं, तो 4 kg पर इधर भी T1 होगा, तो ऊपर T1 हो गया, नीचे 40 और नीचे होगा T2। T1 T2 दोनों बना लिए। पुली का भी बनाते हैं, सब कुछ सीख रखे हैं तो सबको बनाते हैं। 2 T1 नीचे होगा और एक T3 ऊपर होगा। सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। ठीक है, अब एक एक करके, हमको पता है अगर रेस्ट पर है तो सबको ही रेस्ट पर है और सब पे नेट फोर्स 0 है। इस पे क्या इक्वेशन लिखोगे, जल्दी बताओ। हो गया खत्म। इस पे क्या इक्वेशन लिखोगे? T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 40, और T1 60 के बराबर है, तो T2 का कितना वैल्यू आएगा? 20 आएगा। ये भी निकल गया। इस पर क्या इक्वेशन लिखोगे? टू T1, और T1 किसके बराबर है? 60, तो T3 का वैल्यू आ गया 120। बस। अब बताते हैं, नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब तुम खुद समझ लो कि नीट में किस तरीके, ज्यादा टाइम उसमें टाइम टेकिंग रहेगा ही नहीं। उसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और तुमको यही सब निकालना है। नीट इतना आसान है, बस उसमें करना क्या है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है बस। ठीक है, अब ये मत सोचना कि नीट वाले सोच रहे होंगे बड़ा आसान है फिजिक्स जी। ठीक है, लेकिन हमेशा ट्राई करो, जितना टफ सीखोगे फिजिक्स, ठीक है, तुमको खाली हम एग्जाम्पल बताते हैं कि जब तुम क्लास 8th में रहते हो और तुमको 8th का क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो उसमें तुम 60%, 70%, 80%, 90% इतना स्कोर कर पाते होगे। ठीक है, और सब अलग अलग बच्चा रहता है जो पढ़ने वाला और 90%। लेकिन अगर 8th क्लास में तुमको हम 6th क्लास का क्वेश्चन देंगे, तो उसमें कितना स्कोर करोगे बताओ? पूरा एकदम 90-100% सटा दोगे, है ना? वही चीज हम बता रहे हैं कि जब तुम फिजिक्स हाई लेवल का पढ़ोगे ना, यानी तुम अगर अपना लेवल जेई लेवल का कर लोगे, एकदम एडवांस लेवल का, और तुमको जब मेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से बना लोगे, नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से बना लोगे। लेकिन जब अपना प्रिपरेशन ही यही नीट लेवल का रखोगे, तो और तुमको नीट लेवल का ही बनाने देंगे, तो तुमसे कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। मेरा एग्जाम्पल समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसीलिए अपना प्रिपरेशन हमेशा टफ रखो, जितना सीख सकते हो उतना प्रिपरेशन ऊपर रखो। बाकी क्वेश्चन के ऊपर है, जितना आसान होगा जल्दी बनेगा। ठीक है, 8th क्लास में जब 6th का पूछा जाएगा, हाँ क्या बोल रहा? T3 इज इक्वल, देखो T3 ऊपर है और 2 T1 नीचे है, तो T3 इज इक्वल टू 2 T1, और T1 का वैल्यू हम 60 निकाल चुके हैं, तो T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समझे? तो वही हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि जब 8th क्लास में जब तुमको 6th क्लास का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो तुमको पेन चलाने का भी शायद जरूरत ना पड़े।
तो उसी हिसाब से अपना लेवल इतना ऊंचा रखो कि जब तुमको नीट का या मेंस का पूछा जाए तो तुमको भी पेन चलाने का जरूरत ना पड़े बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बता दें। हाँ, हम बस एग्जाम बस हम एक एग्जाम्पल दिए। ठीक है, कि अपना प्रिपरेशन जितना हो सके उतना हाई रखो। कभी भी ये मत सोचना कि नीट में बस इतना ही पढ़ना है, फॉर्मूला रट लेंगे तो काम हो जाएगा, कभी ऐसा कुछ मत सोचना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता दिए, अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि होल सिस्टम इज इन रेस्ट। ठीक है, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। ठीक है, और दोनों हाथ में ये दो स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा हवा में है, ये पूरा ग्राउंड नीचे है। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये बताना। कौन सा स्ट्रिंग हम लिख देते हैं। ठीक है, एक ये स्ट्रिंग और एक ये स्ट्रिंग, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों स्ट्रिंग का टेंशन सेम है। अभी दिया हुआ, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पर टेंशन सेम है। चलो ट्राई करो। अब कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ हाँ, सब न्यूटन रखना, यूनिट। टेंशन 250 न्यूटन। ठीक है, चलो एक हम साइड में लिखते जाते हैं सबका, है ना। 250। चलो टेंशन 60 न्यूटन। 460, अच्छा, 460।
500 न्यूटन, बट 1000, 100 न्यूटन। किसी का आंसर अभी तक मैच नहीं हुआ, सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलो और बताओ। हाँ, चलो अब हम बताएं इसको फिर। चलो देखो, और एकदम ईमानदारी के साथ हम बनाएंगे, कहीं हम कोई घपलाबाजी नहीं, है ना। आदमी का, आदमी पर नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले क्लियर करते हैं इसको। क्या लगता है, आदमी पर नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, कांटेक्ट में है। ठीक है, नॉर्मल ऊपर। ठीक है, इसका mg नीचे 600, और टेंशन भी लगेगा। एक टेंशन इस हाथ में, एक टेंशन इस हाथ में। ठीक है, इसका बनाते हैं। इसका मास कितना है, 40, तो इसका 400 हो गया। ठीक है, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर। और कोई फोर्स लग रहा है कि छूट गया, बताओ। और कोई फोर्स, नॉर्मल लगेगा। किधर लगेगा, किधर किधर किधर, नीचे लगेगा। अब ईमानदारी से बताओ किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत लोग का गलत होगा, हमको पता है ना। ठीक है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम सही होगा उसका आंसर 100% सही आएगा, और जिसका गलत होगा कभी जिंदगी में सही नहीं आएगा। ठीक है, तो खुद से एनालाइज करो कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लिए। अब रहा बात बस इक्वेशन लिखने का, क्योंकि हमको पता है सब कुछ रेस्ट पर दिया हुआ है। इस पर क्या इक्वेशन लिखोगे, तो ऊपर साइड देखो कौन कौन है, टी टी एन, यानी 2t प्लस एन इज इक्वल टू 600। और इस पे देखो ऊपर के साइड कौन है, 2t है, 2t इज इक्वल टू नीचे है n प्लस 400। दो इक्वेशन लिख लिए। दो इक्वेशन है और t और n दो अननोन है, हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमको टेंशन ही निकालना है खाली। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल का लिख सकते हैं। नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा 2t माइनस 400। इसको यहाँ पुट कर दो, तो 2t प्लस 2t माइनस 400 इज इक्वल टू 600। तो इधर हो जाएगा 4t और उधर चला जाएगा 1000, टोटल 1000 हो गया। तो t इज इक्वल टू 250, यानी ये जो पहला वाला आंसर है ये सही है, बाकी ये सारा का सारा गलत है। अब बताओ गलती कहाँ हुआ, ईमानदारी से बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम, कैलकुलेशन, या कहाँ? हाँ, डायग्राम में एक जल्दी। हाँ बोलो बोलो। एक काम करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम किसी के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, तो मेरे ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा बताओ? ऊपर लगेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि अगर वो मेरे ऊपर नॉर्मल ऊपर लगा रहा है तो हम उस पर नॉर्मल किधर लगाएंगे? तो इस पे नीचे हो गया, इस पे ऊपर हो गया, बस खत्म हो गई। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, गलत हुआ, बस अपना गलती सीखते जाओ, गलती सीखोगे आराम से समझ जाओगे, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन में ये है कि m का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम रेस्ट पर रहे। नीचे ग्राउंड है, सब हवा में। इसको ट्राई करो और इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे, पर अभी बेसिक मेथड से ट्राई करो, फिर हम आगे बताएंगे कैसे शॉर्टकट बनाना है इसका। आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। कितना? 18। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, बाकी लोग को भी ट्राई करने दो। चलो ठीक है। चलो देखो, इधर देखो। हाँ, बहुत सिंपल सा चीज है। सबसे पहले ये धागा, इस पे T1 मान लेते हैं। ये धागा सेम है T1, ये धागा सेम है T1, ये धागा सेम है T1, ये धागा अलग है T2, इधर T3, इधर T4, मान लिया सब कुछ। इस पे 60 होगा। ठीक है, तो इस पे क्या इक्वेशन लिखोगे जल्दी बताओ। 60 है ना। थोड़ा फास्ट भी अब करना सीखो कि बार बार इसको अलग से बनाए से थोड़ा इसी से एक्सपीरियंस बढ़ता है। डायरेक्ट लिख दे T1 इक्वल टू 60। इस पे नीचे mg होगा। इस पे क्या इक्वेशन लिखोगे जरा बताना, क्योंकि इस पे T1 T2 ऊपर होगा, mg नीचे होगा, तो इज इक्वल टू mg। ठीक है, लिख लिया। अब हाँ, अब समझना ध्यान से कि यहाँ T1 60 या T1 प्लस T2 mg है, और यहाँ T1 T2 और तीन अननोन आ गया, तो एक इक्वेशन और लिखना होगा। तो ध्यान से देखो, अगर इस पुली को ध्यान से देखोगे, इस पुली को और इस पुली को अगर हम यहाँ पर बनाएं, तो क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा ही बनेगा या कुछ और बनेगा? देखो तो, कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। और वो भी रुका रहेगा, तो क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ। सिंपल, 2T1 इज इक्वल टू T2। तो यहां से 2T, तो यहां से T2 आ जाएगा तुम्हारा 120। तो 60 और 120 तो हो गया कितना, 180 इज इक्वल टू mg। g का वैल्यू 10 होता है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 18। ठीक है, एक अप्रोच ये है, इस टाइप से करना है। अब एक अप्रोच हम बताते हैं कि इसको जल्दी कैसे करना है। ठीक है, समझना ध्यान से। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देख लो एक बार, क्योंकि हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब समझना। हाँ, अब थोड़ा जल्दी कैसे करना है इसको भी बताता है।
ठीक है, तुमको जो धागा पसंद हो, इस डायग्राम में तुमको जो धागा अच्छा लगे वो धागा तुम चूज करो। जैसे कि हमको ये वाला धागा अच्छा लग रहा है, तो तुम करना क्या, देखना सीखो खाली कि अगर इसमें टेंशन टी होगा और इसमें टी होगा, इसमें भी टी होगा और इसमें भी टी होगा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो खाली कि अगर इसमें टी है और इसमें टी है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस धागे में कितना टेंशन होना चाहिए? 2T हो गया। अब इसमें टी है, इसमें टी है, ऊपर 2T होगा, तो इस वाले में कितना टी होगा? 2T। अब सिंपल हम बोलेंगे कि यहां पर T किसके बराबर है? 60। और इस M पर कितना टेंशन है टोटल, देखो तो 2T इसमें है और T इसमें है, तो टोटल कितना हो गया? 3T। तो 3T इज इक्वल टू mg और T का वैल्यू है 60, तो 180 इज इक्वल टू mg, तो M का वैल्यू हो गया 18। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। ठीक है, अब समझना ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको यही, देखो इसमें टी माने, इसमें टी माने, तो इधर दो धागा उधर एक धागा, तो 2T हो गया, तो इसलिए ऊपर 2T लिखे। इस पुली में भी देखें कि इधर दो धागा इधर एक धागा है, तो टी टी 2T, टी टी 2T, तो इस पे T 60। अब इस M पर देखा जाए तो इधर 2T है और इधर T है, तो टोटल कितना हो गया? 3T हो गया। 3T इज इक्वल टू mg और T हम लोग 60 निकाल चुके हैं, तो 180 इज इक्वल टू mg, M का वैल्यू हो गया 18। बात खत्म, है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी धागे पर टी माने, समझना चीज को। हम क्योंकि हम बोल रखे हैं जिसको जो धागा पसंद हो, तो अब अगर हम बोलें कि एक काम करते हैं, हमको ये वाला धागा ज्यादा अच्छा लग रहा है, समझो किसी को ये अच्छा लगे, तो इसमें अगर टी माने, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि अगर इस धागे में टी होगा तो इस धागे में कितना होगा? 2T होगा कि आधा आधा होगा, ये बताओ। आधा आधा होगा, तभी ना इन आधा आधा को बैलेंस करेगा। अब फिर इसमें T/2 है, तो ये धागा सेम है, तो इसमें भी हो जाएगा T/2, ये धागा सेम है, तो इसमें भी हो जाएगा T/2। अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, तो अब इक्वेशन चेंज हो जाएगा मेरा, तो T/2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ T/2 किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो तुम ये बताओ इस पूरे M पे कितना टेंशन होगा? T और T/2 कितना हो गया? कितना हो गया? 3T/2। 3T/2 इज इक्वल टू mg। तो बताओ T/2 अगर 60 है तो 3T/2 कितना होगा? 180 होगा वापस। तो M का वैल्यू फिर से कितना आ गया? 18। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसी को समझते हुए, ठीक है, अब इसी को समझते हुए एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और इसको बना के देख। हाँ बोलो बोलो। हम्म। हम्म हम्म। हाँ देखो, इधर जो तुम्हारा मास लटका हुआ था, इसमें टेंशन आया 60, इसमें 60, तो इसमें 120 है। उसमें अगर टेंशन पूछता तो 120 लिखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। जब हम इसको देखेंगे ना, तो हम सिर्फ देखेंगे कि इस पे कौन फोर्स लगा रहा है। उस ये यहाँ पर है, फिर बोलोगे सर दीवार भी तो हेल्प कर रहा है, फिर दीवार छत से अटैच है, फिर छत ये तुम्हारा ग्राउंड से अटैच है। ऐसे नहीं जाना है। हम सिंपल क्या बोल रहे हैं कि जिस बॉडी को तुम देख रहे हो, उस बॉडी पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो जो उससे अटैच है वही फोर्स लगा सकता है ना। तो इससे अटैच कौन है? स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ही इसको बैलेंस कर रहा होगा। फिर हम देखेंगे कि इस पुली को जब देखेंगे, तो इस पुली को ये दो स्ट्रिंग कौन बैलेंस कर रहा है? तो ये स्ट्रिंग बैलेंस कर रहा है। जब स्ट्रिंग और छत को देखेंगे, तो स्ट्रिंग किसको बैलेंस कर रहा है? छत को। यानी तुम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तुमको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाहर कौन क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझे चीज को? चलो, अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, बस डरना मत, खाली आराम से बन जाएगा।
सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। नीचे वाला नहीं दिख रहा, रुको हम एक काम करते हैं। अब दिख रहा है? ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए कि पूरा रेस्ट पर हो। ट्राई करो। जितना जल्दी कर सको, क्योंकि फिर वही क्वेश्चन समझाना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम रेस्ट पर हो। कितना? 160। ठीक है, चलो बाकी लोग देखो। बस हो गया। तो समझ रहे हो कि इतना, हाँ बस, हाँ, आराम से आएगा। बस वही बोले ना, कंसेप्ट सीखोगे ना तो ये सब टफ क्वेश्चन भी आसान लगेगा। ठीक है, अब बेसिक मेथड से करोगे ना तो हालत खराब हो जाएगा। कितना स्ट्रिंग है गिनो तो खाली। एक, दो, तीन, चार, पांच स्ट्रिंग है। पांच स्ट्रिंग में पांच टेंशन होगा, पांच टेंशन का पांच इक्वेशन लिखना होगा तब सॉल्व होगा। और इस मेथड से कितना आसानी से निकल जाएगा तुम खुद देखो, कि अगर इस धागे में टेंशन टी माना जाए तो टी, टी और इसमें टी, तो इसमें कितना होगा? 2t होगा। टी टी 2t। फिर इसमें 2t है तो इसमें भी 2t होगा, तो इसमें 2t 2t, तो इसमें कितना होगा बताओ? 4t। अब इसमें 4t है, ये धागा सेम है तो इसमें भी 4t। अब इसमें 4t 4t, तो इसमें कितना होगा? 8t। अब 8t इसमें है तो इसमें भी होगा 8t। अब इसमें 8, इसमें 8, तो इसमें कितना होगा? 16t। बस खत्म। हम सिंपल बोलेंगे 16t इज इक्वल टू mg। और यहाँ t किसके बराबर है? 100 के बराबर है। इज इक्वल टू m इंटू जी। एक 10 कैंसिल हो गया तो m का वैल्यू हो गया 160। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया या किसी को दिक्कत है अभी भी? आ गया ना? हाँ बस, अब कोई, अब डरना ही नहीं है, चाहे 1000 पुली दे दे, 20 पुली दे दे, 30, कुछ भी जितना पुली दे, बस ये कंसेप्ट याद रखना। फटाफट ऐसे ही गिन के आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया पुली का, है ना? जितना भी पुली दे अब डरना नहीं है। देखो, है ना, क्वेश्चन थोड़ा, एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन देता है फिर इसको टफ करेंगे, है ना। ये जो वेज है इसको फिक्स कर दिए, ये मूव नहीं करने वाला। ठीक है, ये एकदम फिक्स है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस वेज के ऊपर 10 केजी रखा हुआ है, इधर से स्ट्रिंग लेके इधर मास लटकाया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, m का वैल्यू कितना है ताकि इसे रेस्ट पर हो। ट्राई करो उसको। 160। 160 ही था ना जी? 5 केजी। चलो ठीक है।
चलो देखो, ध्यान से समझना कि हम कैसे इसको बना रहे हैं ना। सबसे पहले इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो टेंशन ऊपर, mg नीचे। तो इसमें सिंपल सा लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू mg, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना ये वाला चीज। टेंशन इधर, mg नीचे और नॉर्मल इधर, ठीक है। अब इस चीज को यहां समझो, ठीक है, समझना ध्यान से, हाँ? जब भी तुमको ऐसा मिले, ठीक है, और तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो सारा फोर्सेस एक पॉइंट पर ड्रॉ कर लो, ठीक है। टेंशन इधर है, नॉर्मल इधर है और mg नीचे, ठीक है। और यहाँ एक कंसेप्ट भी सिखाएंगे बढ़िया सा। इस टेंशन और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। चलो ठीक है, अब समझना ध्यान से, ठीक है। अभी हम आगे क्या समझाएं इससे पहले कि F1 इधर हो, F2 इधर हो और F3 इधर हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिए थे, एक्सिस लिए थे, तो किसका कंपोनेंट करना पड़ा था ये बताओ? F3 का करना पड़ा, ठीक है। F1 इधर, F2 इधर और F3 इधर। अब समझना हाँ, कि अगर हम एक्सिस ऐसा लें, किसका किसका कंपोनेंट करना पड़ेगा? F1 और F2 का, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम दिमाग से सोचें कि क्यों ना हम अगर एक्स एक्सिस थोड़ा सा इधर ले लें, क्योंकि जरूरी, हम पहले बताए थे अपना एक्सिस किधर ही मान सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस इधर को ले लें और वाई एक्सिस ऐसा ले लें। अब कितना का कंपोनेंट करना पड़ेगा? F3 का। तो तुम ये बताओ, देखो ये भी करोगे तो भी सही आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी सही आंसर आएगा, लेकिन तुम खुद समझो यहाँ दो का कंपोनेंट करना है तो ज्यादा झमेला है। इसमें सिर्फ F3 का ही कंपोनेंट करना है, तो तुम अपने फायदे के लिए ऐसा एक्सिस लोगे कि ऐसा एक्सिस लोगे ये बताओ? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला, ठीक है। लेकिन हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, हम किस लिए बोल रहे हैं, आंसर इससे भी आएगा इससे भी आएगा, बस जल्दी करने के लिए हम ऐसा एक्सिस मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं ये भी बताते हैं। मेरे को ये बताओ, अगर मेरे बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो तुम किसी भी एक्सिस पर देखोगे, किसी भी एक्सिस पर, क्या हमेशा नेट फोर्स 0 ही होगा कि किसी एक्सिस में नेट फोर्स आ जाएगा ये बताओ? हमेशा। अगर हम रुके हुए हैं तो मेरे के अंदर कोई भी एक्सिस तुम ड्रॉ करो, हर एक्सिस में देखोगे नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए तुम एक्सिस किधर भी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान से समझना। तुम ये बताओ, इसमें प्लस वाला एक्सिस ले या क्रॉस वाला एक्सिस ले, किसमें फायदा होगा? क्रॉस वाला। तो इसीलिए बुक वगैरह में देखना इसमें क्रॉस एक्सिस लेते हैं, पर वहां रीजन बताते नहीं क्यों नहीं लेते हैं, पर हम तुमको बता दिए कि क्यों क्रॉस लिया गया। अब रहा बात, अब 100 का कंपोनेंट करना, तो जब तक हमको एंगल नहीं पता होगा कैसे कंपोनेंट कर ले। तो ध्यान से देखो, ये जो टेंशन वाला लाइन है, क्या यही इंक्लाइंड प्लेन वाला लाइन है? देखो तो, है ना। और ये इंक्लाइंड प्लेन देखो ध्यान से, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बोल सकते हैं यही मेरा 30 डिग्री है, हाँ या ना। ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा? 60। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा ना। 30, 90, ये 60, तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस 100 का दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इधर आएगा 100 cos 30 डिग्री और इधर आएगा 100 sin 30 डिग्री। कर लिए। अब बताओ क्या, अब 100 का कंपोनेंट कर लिए, इसको भूल जाना है, तो अब बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे? अगर इस 100 को भूल जाए देगा तो अब क्या इक्वेशन लिखोगे? टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा होगा? 100 sin 30। और नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा होगा? cos 30, ठीक है। अब 100 sin 30 मतलब ये 1/2, यानी ये हो गया 50। अब टेंशन 50 है,
ठीक है, और टेंशन mg के बराबर है, तो 50 इज इक्वल टू mg, जी जी कैंसल, तो यहाँ m का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, 5 kg। समझ में आया कुछ? इसलिए जानता आधा लोग क्या करता है, रट लेता है। क्या रटता है कि कभी भी इंक्लाइंड प्लेन आया, और ये रटना भी कुछ हद तक सही भी है। बहुत लोग क्या करता है कि रट लेता है कि अगर इधर mg है, इसका दो कंपोनेंट, हमेशा इंक्लाइंड प्लेन की ओर mg sin थीटा आता है और उसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा। क्यों फालतू का इतना नौटंकी करे? तो बहुत लोग सिंपली रट लेता है कि अगर इधर mg है तो हमेशा इंक्लाइंड प्लेन की ओर mg sin थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा आएगा। इसको टाइम बचाने के लिए लोग याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग भी कर सकते हो। कौन सा, ये वाला या वो वाला? कौन सा? ये? हाँ ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, हम एकदम इसको फिर से स्टार्टिंग से बताते हैं। इधर 100 था, तो सबसे पहले अपना बेनिफिट देखना है कि अगर हम एक्सिस ऐसा ले तो हमको टेंशन का भी कंपोनेंट, नॉर्मल का भी कंपोनेंट, उतना हमको टेंशन नहीं चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा हम क्रॉस बना लिए एक्सिस, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, तो थोड़ा आसानी पड़ा कि टेंशन नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा, 100 का कंपोनेंट करना पड़ेगा। फिर बात आया भाई जब तक एंगल नहीं पता होगा हम कंपोनेंट कैसे करें। तो फिर देखें कि ये जो टेंशन है ये इंक्लाइंड प्लेन वाला ही लाइन पर है, ये वाला, ये लाइन जो हम बनाए एक्स एक्सिस वाला, ये इधर इधर ही है। और ये वाला जो है ये 30 डिग्री बना रहा है, मतलब अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो यही 30 डिग्री है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बोलोगे बताओ? कितना बोलोगे? 60 बोलोगे। तो जब ये वाला 60 हो गया और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इधर 60 है तो इधर कितना होगा? 30 होगा। बना सकते हो, कोई कोई दिक्कत थोड़ी ना, बनाओ, आंसर वही आएगा। इधर 60 है तो इधर 100 cos 60, cos 60 कितना होता है? हाँ, 1/2 ना जी। तो वही चीज है, हाँ 1/2 यानी यही 85 आया ना, तो देखो वही चीज तो आ रहा है। हम ध्यान देखो कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, कि यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ cos 60 डिग्री हम बोल रहे हैं। हम सिखाना क्या चाह रहे हैं, अगर ये थीटा है तो हमेशा याद रखो इधर mg sin थीटा आता है। तुम कभी मत बोलना कि यहाँ पर ये कॉस, तो फिर तुमको यहाँ बोलना होगा cos 90 माइनस थीटा। तुम समझो, अगर ये 30 है तो तुम यहाँ cos 30 डिग्री तो नहीं बोल रहे, तुम क्या बोल रहे हो, 90 माइनस 30 बोल रहे हो। तो उसको हम आसान करने के लिए हम इसको ना बोलते हुए हम इसको 30 बोल रहे हैं, ताकि थोड़ा आसान होगा कि जो ये एंगल है वही हम बोल रहे हैं एंगल, यहाँ 100 cos 30 और यहाँ पर हम बोल रहे हैं 100 sin 30। तो एक लॉजिक बन गया कि अगर ये थीटा है तो इंक्लाइंड प्लेन की ओर mg sin थीटा और इधर mg cos थीटा। समझ में आया? ठीक है, चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम या तो ये याद रख सकते हो या फिर सिंपल, उतना हमको झमेला नहीं चाहिए। mg का दो कंपोनेंट होता है, इंक्लाइंड प्लेन की ओर हमेशा mg sin थीटा, उसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा, बात खत्म। बार बार उतना हमको ये डायग्राम नहीं बनाना होगा। ठीक है, अब इसी लॉजिक को यूज करते हुए थोड़ा क्वेश्चन को और टफ करते हैं। ठीक है, ये फिक्स है, ये पूरा वेज फिक्स है। ये 10 kg, ये 10 kg और ये m। क्वेश्चन फिर से वही है, m का कितना वैल्यू, ताकि रेस्ट पर हो। ट्राई करो इसको। और ये 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है,
15, ठीक है, सही है। धीरे धीरे अपने आप सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि चल क्या रहा है ना। बनाए सब लोग जी? 15 है ना, बस हो गया। हाँ, देखो यही चीज है, फिजिक्स ऐसा चीज नहीं है जो नहीं दिखता तुमको। अगर इसको प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आंसर दे सकते हो, ऐसा कुछ चीज नहीं है। पिछला वाला अगर लग रहा, पिछला वाला में क्या था, ये नहीं था। तुम समझना ध्यान से कि इसको प्रैक्टिकली आंसर कैसे दे सकते थे। तो जब दिख रहा था कि ये मास 5 केजी में ये बैलेंस कर रहा था, तो एडिशनल हम 10 केजी का लोड डाले हैं, तो इसको कितना करना होगा तुम खुद बताओ। 15 हो गया आंसर। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही सोच के भी दे सकते हैं। फिजिक्स क्या बोलता है, इसको आराम से मैथमेटिक्स फॉर्म में तुमको प्रूफ करके दिखा देगा। कैसे? तो हमको दिख रहा है कि यहाँ एक धागा है T1 T1, एक धागा यहाँ है T2 T2। अब एक एक करके लिखते हैं। इसमें T2 का वैल्यू क्या लिखोगे इसको देखते हुए? 100। इसको देखते हुए T1 का वैल्यू क्या लिखोगे? mg, m है ना। तो T1 इज इक्वल टू mg। अब इसको बनाते हैं, इसको 10 को ध्यान से देखो कैसे बनाना है। T1 ऊपर T2 नीचे। अब हमको पता है कि नॉर्मल तो इधर होगा कि mg का 2 कंपोनेंट करना है। ठीक है, याद करो इंक्लाइंड प्लेन की ओर कौन सा कंपोनेंट आता है, उसका mg का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। बस हो गया। तो mg साइन 30 यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 50 सीधा। और उसके परपेंडिकुलर आएगा mg cos 30 यानी 50√3। हो गया, एक ही बार हो गया, बार बार वो कंपोनेंट करने का झमेला खत्म। अब बताओ इस एक्सिस में क्या इक्वेशन लिखोगे? इधर इधर क्या इक्वेशन लिख पाओगे? इधर T1 इज T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 50। T1 T2 प्लस 50 को बैलेंस कर रहा होगा, और इधर नॉर्मल अपना 50√3 को बैलेंस कर रहा होगा। और T2 का वैल्यू यहाँ 100 निकाल चुके हैं, तो T1 का वैल्यू हो गया 150। हो गया। तो चीज बहुत आसान है, सिंपल सा चीज कर बनाना है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? अब इतना समझने के बाद अब तुम कोई भी बुक उठाओ, कोई भी बुक, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन निकालना। तुमको जहां ये 3 वर्ड लिखा मिल रहा हो, रेस्ट, इक्विलिब्रियम या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और तुमको फिगर दिया हुआ हो या पुली दिख रहा हो, खाली एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है। एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। अभी बुक उठाओ, कोई भी बुक जहां से मिले वहां से उठाओ, और जहां जहां दिख रहा है कि रेस्ट वाला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, आराम से बनाओ, एकदम फ्री हो। बस प्रोसेस याद रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद फोर्सेस ड्रॉ करो, देख लो किधर फोर्सेस है, नेट फोर्स जीरो करो, आंसर खत्म। समझ में आया सबको? ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अब एक्सेलरेशन वाला चीज पढ़ेंगे कि जब एक्सेलरेशन होगा, यानी जब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसका मतलब मेरे ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मेरा बॉडी क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट होगा, और मूव करना स्टार्ट होगा तो एक्सेलरेशन होगा। और उस समय हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना? हाँ बोलो ना, क्या पूछना है बोलो। ठीक। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। एक्स एक्स एक्सिस 12 क्यों लोगे? एक्स एक्सिस 12 क्यों लोगे? वो अपना वेलोसिटी कितना, 8 से कितना कर दिया, 12 कर लिया ना। ठीक है, तो वहां जब तुम लिखोगे जी, ठीक है, एक्स एक्सिस में जब तुम 12 लोगे तो जब वेलोसिटी उसमें वर्टिकली गिर रहा है एक्चुअल में कि किसी एंगल पर गिर रहा है, ये बताओ। एंगल पे। तो उस एंगल का, उस रेन का भी तो दो कंपोनेंट होगा ना, तो उसका एक्सिस वाला छोड़ दोगे कि उसको भी इसमें ऐड करना है? जब वेलोसिटी ऑफ रेन जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन का वी एक्स आई कॉम्पोनेंट माइनस वी वाई जे कॉम्पोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 12 वाई कैप लोगे। तो आई कैप में सिर्फ यही होगा कि वी एक्स माइनस 12 ये पूरा होगा, ये बताओ क्या होगा? पूरा होगा ना। तो इसीलिए, और वी एक्स का वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुके हो कि 8 आंसर आया होगा, कुछ यही आंसर था ना। तो 8 में से 12 चला गया तब ना -4 आया, या फिर 4 यूज किया होगा तो आंसर आ गया होगा कि नहीं आया? तब तो इसीलिए सिर्फ 12 यूज नहीं करना है, ठीक है। उसको लगा का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है। नहीं आया? चलो एक काम करते हैं, इसको हम बनाते हैं, ठीक है, इधर देखो। अच्छा, इससे पहले वाला वो वेलोसिटी 8 आया, वो समझ में आया कि एक्स एक्सिस वाला? तो वेलोसिटी एक्स वी एक्स 8 आ चुका है। ठीक है, सेकंड केस में क्या था कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन 12 मीटर पर सेकंड था, तो उसको लगा 30 डिग्री में गिर रहा है कि एक्चुअल में 30 डिग्री में गिर रहा है, ये बताओ। लगा, तो लगा मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, और रेन का हम लोग दो कंपोनेंट मान चुके थे, एक वी एक्स और एक वी वाई। और वी एक्स मेरे को आ चुका है 8, खाली वी वाई नहीं आया था। तो इसको लिखेंगे वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। ये रेन का स्पीड हो गया, माइनस मैन का स्पीड है 12 आई कैप। तो इसको एक साथ लिखते हैं, वी एक्स माइनस 12 आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, और वी एक्स का वैल्यू कितना है? 8 है। तो ये 8 जब पुट करेंगे तो -4i माइनस वी वाई जे कैप। इसका मतलब क्या है कि जब हम 12 से दौड़ रहे थे तो रेन का दो कंपोनेंट हो गया, एक -4 यानी 4 पीछे और वी वाई नीचे। तो उसको लगा कि जो इसका रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पर गिर रहा है, ये बताओ। 30, किसके साथ 30? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? सब दिया होगा क्वेश्चन, वर्टिकल के साथ, है ना। तो हम सिंपल बोलेंगे, जब ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो अगर हम टेन 30 डिग्री का बात करें, तो टेन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 4 डिवाइडेड बाय वी वाई। और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहां से वी वाई का वैल्यू आ गया 4√3। समझे? तो वी वाई, हाँ बोलो। वो वो मत सोचो कि मिलाना है ना क्या करना है, तुम ये सोचो कि हमको कंसेप्ट क्या लगाना है। जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार मिलाना होगा। तुम ये सोचो कि हमको बोला गया है कि उसको लगा, और हम ये सिखा चुके हैं कि जब भी लगे उसको लगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बस ये निकाल लेना है। तो उसको लगा कि -4i माइनस वी वाई, डायग्राम ड्रॉ कर लिए।
तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब कि रेन एंगल पर जा रहा है, और साफ साफ वहां दिख भी दिया है कि उसको लगा 30 डिग्री। तो ये चीज निकाले। अब उसमें जोड़ना है कि घटाना है, वो तुम स्टार्टिंग में ही कैसे बोल दोगे? क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जोड़ना है कि घटाना है? ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, है ना। इससे स्टार्टिंग वाला केस में वो बोला कि उसको लगा के वर्टिकल गिरा, तब हम उसका क्या किया, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जीरो किए होंगे, तभी वहां से 8 आया होगा। कैसे आ गया 8 बताओ? वहां जीरो करके 8 आया होगा ना। तब तो वहां तो तुम नहीं बोला कि सर वहां तो घटाना है कि हटाना है, वहां तो नहीं बताया कुछ। तो इसीलिए तुम ये मत सोचो कि घटाना है कि बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम डायरेक्ट सोचो कि जहां लिखा है कि उसको लगा, लगा मतलब ये निकालना होगा तुमको, और उसको जैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख देंगे हम। समझ में आया? चलो ठीक है। ओके, थैंक यू।